डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड आइसोलेशन प्रिकॉशंस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की इन एवरी फेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है। बट आफ्टर द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 इन 2019 इसकी इम्पोर्टेंस और इसके बारे में नॉलेज जनरल लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहले ये सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल डील करते थे, बट विद द पेंडेमिक आइसोलेशन प्रिकॉशंस, क्वारंटाइन प्रिकॉशंस, आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक हो गई फॉर एवरी पर्सन, फॉर द सोशल वर्कर एंड कोई भी ऐसा पर्सन जो हेल्थ में और द कम्युनिटी बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, तो इम्पॉर्टेंट कि उसके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कितनी टाइप्स की हैं या किस तरह से डिजीज़ जो है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, बाय ड्रॉपलेट है जिसमें 3 to 6 रेडियस फ्रॉम द पेशेंट होता है, और एयरबॉर्न यानी हवा के थ्रू एयरबॉर्न, जब आप एयर सांस ले रहे होते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई वो दूसरे में जाके ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की, जिसे हम पीपीई भी कहते हैं, तो इट प्रोटेक्ट्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल बाय प्रोवाइडिंग बैरियर बिटवीन इन्फेक्शियस एजेंट एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, एयरवे, स्किन एंड क्लोथिंग ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इट्स अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द हेल्थ केयर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस एडवाइजरी कमेटी। अच्छा, हमारे पास जितने भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हैं, जिसमें हमारे पास मास्क हैं, गाउन्स हैं, ग्लव्स हैं, ये एक सर्टेन एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद आपको अलाउ होता है कि आप इनको यूज़ करें, किस तरह से यूज़ करें, किस पेशेंट के साथ किस तरह से आपने यूज़ करना है, और अब इफ़ यू आर सिटिंग इन द जनरल पब्लिक तो आपने उसकी प्रिकॉशंस कैसे लेनी है। इस कमेटी को हम कहते हैं हेल्थ केयर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस एडवाइजरी कमेटी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें, पीपीई शुड बी वॉर्न व्हेन देयर इज पोटेंशियल फॉर ब्लडी फ्लूइड एक्सपोजर, रिमूव डिस्कार्डेड बिफोर लीविंग पेशेंट्स रूम। अच्छा, अगर हम हेल्थ केयर प्रोफेशन की बात करते हैं तो इट्स अ रिकमेंडेशन है बाय द डिफरेंट एडवाइजरी कमेटी कि जब आप किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट में हो, बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और अगर आप किसी के घर में भी केयर टेक करें, अगर आप उसके ब्लड ब्लड से आपका कांटेक्ट होता है, कोई बॉडी टिश्यू से आपका कांटेक्ट, आपका उनसे कांटेक्ट होता है, इन दैट केस आपने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वेयर करनी। और जैसे ही आपने उस पेशेंट के रूम को छोड़ना है या उस पर्सन से आपने दूर होना है, तो आपने वो जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है उसको रिमूव कर देना है। बिकॉज अगर आप उसे लेके दूसरे के पास जाएंगे तो ट्रांसमिशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये आपके पास एक पिक्चर आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने किस तरह से गाउन पहनना है, किस तरह से आपने ग्लव को यूज़ करना है, किस तरह से आपने फेस शील्ड यूज़ करनी है, या किस तरह से आपने मास्क को प्रॉपरली वेयर करना है। एक तो जो गाउन है वो आपका पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में आता है, एक ग्लव्स है। ग्लव्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी यूज़ करते हैं और उसको जनरल पब्लिक भी यूज़ करती है। एंड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ये जब तक उसकी स्टार्ट में ये आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई थी कि उसका सरफेस कंटेक्ट नहीं है, तो उसमें जो ग्लव्स हैं उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया था और जनरल पब्लिक जो है उसको यूज़ कर रही थी फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज़। तो इसमें हमारे पास ग्लव्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, लैटिक्स के हैं, ट्रायल के हैं, और ये विनाइल ग्लव्स हैं। तो ये सारे ग्लव्स जो हैं ये आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम द एडवाइजरी कमेटी जो है वो मार्केट में आते हैं और लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। सो ग्लव्स को आपने कब पहनना है? जब आपका डायरेक्ट कंटैक्ट हो पेशेंट के साथ, ब्लड, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, उसकी स्किन के कहीं पे इन्फेक्शन है, या उसका कोई ऐसी पोटेंशियल इन्फेक्शन मटेरियल है, या कोई उसका यूज़ की चीज़ें हैं, तो आपने इन दैट केस ग्लव्स को वेयर करना है। और अगर आपने वो ग्लव वेयर कर लिया, उसके बाद आप किसी दूसरे पर्सन के पास गए, तो अगेन जिस तरह से हमने कहा था कि हमें जो आपका गाउन है उसको रिमूव करना है, उसी तरह आपने ग्लव को भी रिमूव करना है। तो बेहतर है कि अगर आप डिस्पोजेबल ग्लव यूज़ करें, आप एक के बाद दूसरे में उसे चेंज आउट करें। ये तो एक जनरल उसके लिए रिकमेंडेशन है, लेकिन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल ग्लव यूज़ करते हैं उनके लिए सर्टेन और रिकमेंडेशन है। यानी जो ग्लव्स हैं वो आपके हाथ के साइज़ के हिसाब से होने चाहिए, उसको अच्छी तरह फिट इन होना चाहिए ताकि लूज़ ना हो, उनमें ब्रेकेज ना हो, उसकी जो प्रॉपर टेक्निक है वेयर करने की वो आपको आनी चाहिए, और एक ग्लव को आपने दूसरी दफ़ा रीयूज़ नहीं करना। फिर गाउन्स हैं आपके पास, कुछ तो क्लिनिकल लेबॉर्ट्री गाउन्स होते हैं जो आपने अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर्स ने वाइट गाउन पहना होता है या नर्सिस ने पहना होता है, या जो पर्सन ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं उन्होंने गाउन्स पहने होते हैं। इसके अलावा कुछ और फर्दर आम पब्लिक के लिए भी आते हैं, जब वो किसी ऐसी जगह विजिट करें जहाँ पे कोई पेशेंट है या कोई ऐसा एरिया है जो कि डेंजरस है, तो उसके लिए वो अपना गाउन वेयर करें और फिर उस पेशेंट को या उस पर्सन से कंटेक्ट में आए और बाद में उस गाउन को रिमूव कर दें। फिर हमारे पास आ जाता है जी माउथ, नोज, आई प्रोटेक्शन।
इसके लिए एक तो अब हमारे पास मास्क आ रहे हैं, मास्क डिफरेंट टाइप के आते हैं, वो डिजीज़ के हिसाब से होते हैं कि आपने N95 मास्क यूज़ करना है, आपने सिंपल मास्क यूज़ करना है। और फर्दर जिस तरह कोविड-19 पेंडेमिक में था कि आई के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपके पास एक फेस शील्ड आ जाती थी जो आपकी आइज़ को, फोरहेड्स को, पूरे फेस को कवर कर लेती थी। आप पहले मास्क यूज़ करते थे, उसके ऊपर आप वो फेस शील्ड यूज़ कर लेते थे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द डिजीज़। इसके बाद फिर पीपीई मास्क हैं जिसमें सर्जिकल मास्क हैं क्लियर्ड बाय द एफडीए एंड मीट स्पेसिफिक फॉर फ्लूइड रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज प्रोसीजर आइसोलेशन मास्क हैं, और कुछ आपके रेस्पिरेटर मास्क हैं जिसे हम टीबी मास्क भी कहते हैं या N95 मास्क भी कहते हैं, जो कि टीबी की पेशेंट्स में भी यूज़ होते हैं। अगर आप ऐसे किसी एरिया में हैं जहाँ पे टीबी पेशेंट हैं या टीबी वार्ड या टीबी हॉस्पिटल के पास हैं, या जब ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक आया था तो उसमें वो हेल्थ केयर वर्कर्स या वो पीपल जो एक डायरेक्ट कांटेक्ट में थे उन पेशेंट्स के जो कि कोविड पॉजिटिव थे, या आपके घर के अंदर कोई ऐसा पर्सन था जो कोविड पॉजिटिव था और आइसोलेशन में था, इन दैट केस आपको N95 मास्क यूज़ करना था फॉर द डबल प्रोटेक्शन। So after use, the front of the mask, goggles, and the face shield are considered contaminated. The ties, earpieces of the headband are considered clean and can be removed with ungloved hands. हमें एक सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दी गई थी ड्यूरिंग द पेंडेमिक कि आपने किस तरह से मास्क यूज़ करना है, आपने मास्क के जो लूप हैं उससे मास्क को रिमूव करना है, बिकॉज अगर आप उसको फ्रंट से रिमूव करेंगे तो आपका जो हैंड है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। तो अगर आपने ग्लव नहीं यूज़ की यूज़ कर रहे आप और आपने आपने मास्क को रिमूव करना है तो लूप से करें ताकि कंटिमिनेशन के चांसेस कम हो जाएं और डिजीज़ ट्रांसमिशन उससे कम हो। फिर सर्टेन प्रिकॉशंस थी, कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस थी, कुछ ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस थी। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इज़ फॉर एवरीवन एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन जो थी वो इस पे थी कि जो स्पेसिफिकली कोई ऐसी डिजीज़ जो ट्रांसमिट हो सकती है तो उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस लेनी है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन तो यही है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से कंटेक्ट में हैं जो जिसको डिजीज़ है या उसके बॉडी फ्लूइड्स या उसकी कोई स्क्रीशंस या कुछ भी, तो आपने उसके लिए सर्टेन मेजर्स लेने हैं, आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं, आपने गाउन यूज़ करने हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डिजीज़ कि किस तरह के डिजीज़ से पेशेंट्स के साथ आपका कंटेक्ट हो रहा है जिसको डिजीज़ है। उसके बाद कुछ आपकी ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस थी जिससे मैंने आपको बताया, जिसमें आपका कंटेक्ट ड्रॉपलेट है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है आपकी। Transmission based precautions for use with patients with documented or suspected infection or colonization with highly transmissible and epidemiologically important pathogens for which additional precautions are needed to prevent transmission. जिस तरह कोविड-19 था जिसके अंदर स्पेशल प्रिकॉशंस दी गई थी कि आपने किस तरह से उसको अपने आप को या अपने सराउंडिंग में आपके जो लोग हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। अगर आप घर के अंदर आइसोलेशन कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस हैं, अगर आप किसी ऐसे क्वारंटाइन सेंटर में कर रहे हैं क्या प्रिकॉशंस हैं, आप हॉस्पिटल में है तो उसकी क्या प्रिकॉशंस है। तो उसकी क्लियर हमें गाइडलाइंस दी गई थी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़। इसके अलावा कुछ कंटेक्ट है जिसमें फिकल इनकॉन्टिनेंस है, एक्सेसिव वूंड ड्रेनेज है या अदर डिस्चार्जेस ऑफ द पेशेंट्स हैं। कंटेक्ट में होता है कि आप कोशिश करें पेशेंट को आप आइसोलेट कर दें, अलहदा कर दें बाकी लोगों से, और जो भी उस कमरे में जाए वो फुल जो है प्रिकॉशंस लेके जाए। फिर ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस हैं, रिक्वायर क्लोज रेस्पिरेटरी और म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेक्ट विद द रेस्पिरेटरी secretions. Secretions do not remain infectious over long distance in the air. Do not require special air handling precautions जिसमें आपके पास कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ग्रुप ए आपके पास पर्टेसिस है, इसके लिए आपकी स्पेशल ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस आती हैं। इसके लिए अगेन ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के लिए आपको एक प्राइवेट रूम कहा जाता है कि आपने आइसोलेट करना है बाकी लोगों से, आपने N95 मास्क यूज़ करना है ताकि आप डिजीज़ ट्रांसमिशन को स्टॉप कर सकें। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में हमारे पास फिर ट्यूबरक्लोसिस है जो कि नंबर 1 पे आती है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, और जो कि बहुत कॉमन डिजीज़ है और स्पेशली इन पाकिस्तान इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसे डिजीज़ ऑफ द पॉवर्टी भी कहा जाता है। ये वहाँ पे फैलती है जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा क्राउड हो या एक घर के अंदर बहुत से लोग रह रहे हों। और लुकिंग एट द पाकिस्तानी सिनेरियो, पाकिस्तान में ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक कंडीशन और द लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल। तो एयरबॉर्न प्रिकॉशंस रिक्वायर एयरबॉर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि अमेरिकन अकेडमी ने आपको दी। इसके अलावा सर्टेन WHO और CDC ने भी रिकमेंडेशन दी हुई है फॉर द प्रिकॉशंस ऑफ द एयरबॉर्न डिजीजेस। फर्दर अगर हम बात करें अबाउट द एयरबॉर्न प्रिकॉशंस, तो इसके लिए आप में चाहिए होता है कि कुछ मॉनिटरिंग चाहिए होती है। रूम जो है आपका उसके अंदर एयर प्रेशर ऐसा होना चाहिए कि एयर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और एयर फ्रॉम इनसाइड द रूम मस्ट बी एग्जॉस्टेड डायरेक्टली आउटसाइड और थ्रू द HEPA फिल्टर्स। यानी रूम जो है एयर जो है या तो डायरेक्टली बाहर चली जाए या उसके अंदर
ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो कि जो प्रॉपर एयर की वेंटिलेशन है वो होती रहे और डिजीज़ ट्रांसमिशन कम हो। फर्दर जो प्रिकॉशंस हैं कि आपने जो है मास्क या रेस्पिरेटर यूज़ करना है फॉर प्रोटेक्शन के लिए, और जो कुछ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जिस तरह से जो कि आपको सर्टेन डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं, जो हेल्थ केयर अनवैक्सीनेटेड पर्सन है वो उस पेशेंट को ना मिले जिसके अगेंस्ट आपके पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। फिर आता है जी आइसोलेशन। आइसोलेशन और क्वारंटाइन। आइसोलेशन और क्वारंटाइन जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा जर्नल कॉमन हुआ ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि एक नॉर्मल पब्लिक को पता चला व्हाट इज आइसोलेशन एंड व्हाट इज क्वारंटाइन। Isolation is a public health practice to limit the spread of disease by limiting the contact that ill and the infectious person have with susceptible host। यानी अगर किसी पर्सन का किसी ऐसे पर्सन के साथ कंटेक्ट हुआ है जो कि डिजीज्ड है और वो उस पर्सन ने डिजीज एक्वायर की है, तो वो पर्सन अपने आप को आइसोलेट कर लेगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पर्सन, रेस्ट ऑफ द फैमिली। अगर वो घर के अंदर आइसोलेशन करता है, हॉस्पिटल में करता है या किसी और जगह पे जाके करता है। आइसोलेशन मीन डिजीज पर्सन अपने आप को बाकी लोगों से सेपरेट कर लेगा ताकि जो डिजीज़ है वो दूसरे लोगों को ट्रांसफर ना हो सके। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन ये होता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के कंटेक्ट में आए जिसको डिजीज़ है और वो डायग्नोज पेशेंट है और आपका उससे कंटेक्ट हुआ, फिर आप अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं बिकॉज देर आर वेरी मच चांसेस कि आप भी वो डिजीज एक्वायर कर सकते हैं। इन दैट केस अपने आप को सेपरेट करते हैं। इसमें आप डायग्नोज नहीं होते बट आपका कंटेक्ट ऐसे पर्सन से होता है जो कि ऑलरेडी डायग्नोज होता है। So it applies to individuals who have been exposed to a contagious disease and they may become ill. Used when person exposed is well defined and the involved disease is dangerous and highly contagious. High level of threat, exposed persons have limited or controlled contact with potential new host until it is determined that they have not acquired the disease. अच्छा, अब फिर certain disease के हिसाब से कुछ certain time period होता है जिसे हम disease का incubation period कहते हैं। यानी ये disease जो है 10 दिन तक इसका आपने क्वारंटाइन करना है, कुछ को 14 डेज तक है, कुछ का ज़्यादा कुछ का कम। सो इट डिपेंड अपॉन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज। सो आई एम गिविंग अगेन द एग्जांपल ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक हियर। उसका जो डिजीज इंक्यूबेशन पीरियड तो था वो ऑलमोस्ट 14 डेज तक का था। यानी अगर आपका किसी से कंटेक्ट हुआ तो आपने 10 से 14 डेज का अपना क्वारंटाइन करना होता था। तब तक अगर आपको डिजीज डेवलप नहीं हुई तो आप दोबारा से जनरल पब्लिक में जा सकते हैं। इन केस अगर डिजीज डेवलप हुई तो आप आइसोलेशन में एंड जो ट्रीटमेंट है वो आप उसको फर्दर लेते हैं। इसके अंदर फिर जो सर्टन स्टेप्स आते हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन के आते हैं। यानी कि आपने लोगों को प्रॉपर एजुकेट करना है अबाउट द ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिशन होनी है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आपने कैसे यूज़ करना है, और उसके अंदर सर्टन आइसोलेशन या क्वारंटाइन की क्या प्रिकॉशंस हैं। आपने उनको लोगों को प्रॉपर सप्लाईज प्रोवाइड करनी है, पीपीई की पीपीई किस अवेलेबल हो उसको किस तरह से वेयर करना है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लिए है कि वो जो जॉब और टास्क स्पेसिफिक जो उनके हैं वो आपने उनको एजुकेट करना है। प्रेजेंटिंग ड्यूरिंग इनिशियल ओरिएंटेशन, अपडेटेड पीरियडिकली ड्यूरिंग ऑनगोइंग एजुकेशन प्रोग्राम। यानी एक दफ़ा करके इसको स्टॉप नहीं कर देना, आपने उनको बार बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते रहनी है। जिस तरह से अगर कोई WHO की, CDC की या किसी की गाइडलाइंस आती हैं या आपकी नेशनल गाइडलाइंस आती हैं आपकी कंट्री की तरफ से, तो आपने उनको अपडेट करने के लिए, उनके नॉलेज को अपडेट करने के लिए आपने उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स देने हैं अबाउट द प्रिकॉशंस, अबाउट द administration and about the education of this mode of transmission. So ये है mode of transmission। mode of transmission का ड्यूरिंग सर्टन पेंडेमिक इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी पर्सन जो है एटलीस्ट उसको इनिशियल नो हाउ होनी चाहिए। इवन द पर्सन जो कि सोशल साइंसेज में काम कर रहा है और जो सोशोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस में काम कर रहा है कि डिफरेंट डिजीज़ का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है और हम उसको किस तरह से बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, अपनी सराउंडिंग्स को और अपनी कम्युनिटी को। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।